भरोसा, विश्वास, ये बहुत ही बड़ा और विस्तृत शब्द है। कहते हैं व्यक्ति भरोसे के बल पर ही जीवन काट लेता है, कभी खुद पर, कभी दूसरों पर, कभी ईश्वर पर। बिना भरोसे के व्यक्ति का जीवन उसी तरह है जैसे बिना पंखों के पक्षी। लेकिन हर कोई इस शब्द का मान या भरम नहीं रख पाता, और जब भरोसा टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है, और कभी कभी तो वो जीवन भर संभल नहीं पाता। जैसा भरोसा वीरभद्र ने विभास पर किया था, क्या उसके टूटने पर वीरभद्र संभल सकेगा? और अधीश तो सिर्फ खुद पर भरोसे के बल पर इतनी बड़ी मुसीबत उठाने को तैयार हुआ है, क्या उसका भरोसा बना रहेगा? क्या उसे अपने सवालों के जवाब कभी मिलेंगे? तरंगम में सब कुछ ठीक नहीं था। सोमसेन का तो काम बन गया था, लेकिन उसने अब भी बलवीर और बटुक पर नजर रखी हुई थी। अधीश के अचानक वहां से चले जाने को वो पचा नहीं पा रहा था। वैसे भी जो व्यक्ति खुद दूसरों को धोखा देने में माहिर हो, वो हमेशा दूसरों पर शक ही करता रहता है। इसीलिए उसने अपने जासूस अब भी बटुक और बलवीर के पीछे लगा रखे थे, लेकिन उसे अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका था, और अधीश उन्हें कुछ बताकर भी नहीं गया था कि वो जा कहां रहा है। बलबीर, बटुक और आचार्य कश्यप कुछ ज्यादा ही सावधान रहने लगे थे, लेकिन चिंता तो सबको ही हो रही थी। एक दिन आचार्य कश्यप खुद बलवीर से मिलने पहुंचे और अपनी शंका जाहिर की। बलवीर, तुम्हें नहीं लगता अधीश को कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है? अब तो उसे लौट आना चाहिए था। बलवीर ने आचार्य को समझाते हुए कहा, हम कुछ दिन और इंतजार करके देखते हैं, फिर मैं खुद उसका पता लगाने जाऊंगा कश्यप, तुम चिंता मत करो। आचार्य बोले, वैसे मुझे पता है वो एक लक्ष्य लेकर ही निकला है, लेकिन फिर भी मुझे चिंता होती है। विश्वा ने भरोसा करके मुझे उसके साथ भेजा है। क्या तुम्हें पता है इस समय वो कहां हो सकता है? हाँ, मुझे कुछ अंदाजा है। अच्छा, 2-3 दिन में ही हम यहां से चलेंगे। यदि वो किसी संकट में होगा तो भी उसे वापस लेकर ही आएंगे। बलबीर ने आचार्य कश्यप को समझाया। उस समय तो वे शांत हो गए, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। बलबीर ने तय कर लिया कि वे जल्दी ही अधीश का पता लगाने निकलेंगे। उधर अधीश भी इस बात को समझ रहा था कि उसे जल्दी ही लौटना होगा। उसकी चिंता में आचार्य कश्यप परेशान हो रहे होंगे, और कहीं इसी परेशानी में वे प्रकाश नगर ये खबर भेज देंगे तो गजब ही हो जाएगा। फिलहाल उसकी चिंता इस जगह के बारे में थी, लेकिन शाम घिरने वाली थी और अंधेर में इस जंगल में भटकने से कोई फायदा नहीं था। उसने पिछली रात की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर आग जला ली थी। भोजन करने के बाद वो फिर शताक्षी से आगे की कहानी पूछने लगा। आगे क्या हुआ शताक्षी? वीरभद्र को विभास की असलियत का पता कैसे चला? शताक्षी ने कहानी कहना शुरू किया। विभास का इकलौता लक्ष्य केवल राजगद्दी पाना नहीं था, और भी कई चीजें थीं जिन्हें वो राजकुमार से छीन लेना चाहता था। उसने अपना पूरा जीवन जलन और कुंठा में बिताया था, और वो किसी भी तरह वीरभद्र और उसके परिवार का जीवन दूभर करना चाहता था। इसी काम के लिए उसने महल में काम करने वाले कई सेवकों को अपनी ओर मिला लिया था। किसी को धन का लालच देकर, किसी को पद का, और किसी को डरा धमकाकर। उन्हीं में से एक थी चंदा। चंदा वीरभद्र की सेविका में सबसे मुख्य थी। विभास ने उससे प्रेम का नाटक करके अपनी ओर मिलाया था। ये वही दासी थी जो भाग्यलक्ष्मी के लिए भोजन लेकर आई थी। वीरभद्र का सारा काम उसी के जिम्मे था। उसका भोजन तैयार करना, कपड़े, अस्त्र शस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, इन सब की सार संभाल के अलावा वीरभद्र के अतिथियों को ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था भी चंदा ही देखती थी। और भाग्यलक्ष्मी के आने के बाद वीरभद्र ने चंदा को उसकी सेवा में लगा दिया था। विभास के लिए ये एक अच्छा मौका था। जिस दिन भाग्यलक्ष्मी आई थी, उसी दिन विभास ने उसे सतर्क कर दिया था। देखो चंदा, अब तुम्हें उन दोनों की एक एक हरकत की जानकारी मुझे देनी है। वो राजकुमारी क्या खाती है, कब सोती है, वीर से क्या क्या बात करती है, एक एक बात आकर मुझे बताओगी। चंदा मौका देखकर ही बड़ी मुश्किल से उसे मिलने आ पाती थी। आज कई दिन बाद उसे विभास से अकेले मिलने का मौका मिला था, लेकिन विभास ने आते ही उससे भाग्यलक्ष्मी की बातें शुरू कर दी। चंदा गुस्से से बेफर पड़ी।
तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारी नजरें सिर्फ भाग्य लक्ष्मी पर टिकी हुई हैं। इतना कहकर वो रूठ कर जाने लगी। विभास उसे मनाते हुए बोला, मेरी चंदा रानी, मेरे लिए तुमसे बढ़कर ना कोई था ना कोई हो सकता है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं वीरभद्र से कितनी नफरत करता हूं, और अब भाग्य लक्ष्मी के रूप में मुझे उससे बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। इसी तरह की और कई बातें करके उसने एक बार फिर चंदा को अपनी बातों में ले लिया। चंदा को भी उसने अपने प्रेम जाल में एक विशेष उद्देश्य से ही फंसाया था, वरना जासूसी करने के लिए तो बहुत से सेवक थे। बात यह थी कि चंदा एक विशेष कबीले से संबंध रखती थी। इस कबीले के लोग जादू टोने और तरह तरह के रसायन बनाने में माहिर होते थे। चंदा इस कबीले के सरदार की बेटी थी। विभास ने ही उसे वहां से लाकर वीरभद्र के महल में तैनात किया था, ताकि उसे वीर की हर अंदरूनी खबर मिलती रहे और समय आने पर चंदा की सहायता से उसे आसानी से मार दिया जाए। उसने चंदा को बहलाते हुए पूछा, और उस औषधि का क्या हुआ जो तुम मेरे लिए बनाने वाली थी? चंदा बोली, तुम्हें पता है ना, उसकी विधि मेरी मां के अलावा किसी को नहीं पता, और मां कभी बताएंगी नहीं। विभास इस बात से बहुत चिढ़ता था, लेकिन उसने अपनी चिढ़ चंदा पर जाहिर नहीं की। बनावटी प्यार से बोला, वही तो पता लगाना तुम्हारा काम है ना चंदा रानी। चंदा ने जल्दी ही वो विधि पता लगाने का वादा किया। फिर कुछ और देर उन दोनों ने बातचीत की और फिर चंदा वहां से चली गई। उधर वीरभद्र लगातार भाग्य लक्ष्मी को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। उसकी चिढ़ खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना ही प्यार से वीर उसे बात करता, वो उतना ही कुड़कर उत्तर देती थी। इस तरह कई साल बीत गए और उनमें से कोई भी अपनी चाहत पूरी न कर सका। भाग्य लक्ष्मी वीरभद्र के महल में ही रह रही थी। वो उसे वापस नहीं जाने दे रहा था। वीरभद्र उसका प्यार पाने में असफल था। विभास को बदला लेने का मौका नहीं मिल रहा था, और चंदा को अपनी मां से उस औषधि की विधि का पता नहीं चल सका, जिसके लिए विभास उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर रखे हुए था। इतना कहकर शताक्षी चुप हो गई। अधीश आगे जानने के लिए बेचैन था। वो बोला, ऐसी कौन सी औषधि थी? क्या विभास उसी की सहायता से वीर को मारने वाला था? वीर को मारने के तो विभास के पास कई मौके थे, लेकिन वो औषधि वो खुद अपने लिए चाहता था। उस औषधि से व्यक्ति की उम्र का बढ़ना रुक जाता था और वो अमर हो जाता था, और यही कारण था कि कबीले की मुखिया के अलावा किसी को उसकी विधि बताई नहीं जाती थी। वो कबीला उस विधि का रक्षक था। अधीश हैरान रह गया ये जानकर कि दुनिया में ऐसी भी कोई चीज है जो इंसान को अमर कर दे। उसने पूछा, क्या वास्तव में ऐसी कोई औषधि होती है? शताक्षी ने जवाब दिया, होती तो है, लेकिन उसमें भी कई नियम होते हैं। वरदान के साथ साथ कई अभिशाप भी होते हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। अधीश बोला। शताक्षी ने एक गहरी सांस ली, थोड़ा पानी पिया और आगे की कहानी सुनाने लगी। एक दिन चंदा की मां बुरी तरह बीमार पड़ गई। उसका अंतिम समय निकट था। ये जानकर उसने अपनी बड़ी बेटी को, जो उसके बाद कबीले की मुखिया बनने वाली थी, उस औषधि की विधि सौंप दी। कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। एक दिन मौका पाकर चंदा ने वो विधि चुरा ली। एक दूसरे कागज पर जल्दी जल्दी सारी विधि लिखकर वो कागज वापस रख दिया। वो विधि पाकर विभास खुशी से पागल हो उठा। अब वो आसानी से वीर और उसके परिवार को रास्ते से हटा सकता था। दूसरी ओर चंदा को लगता था कि अब विभास उससे विवाह कर लेगा और कबीले की लड़की एक राजमहल में रानी बनकर राज करेगी। चंदा ने जल्दी ही उस औषधि का निर्माण कर लिया और एक दिन मौका पाते ही विभास के पास औषधि लेकर चली गई। वो हमेशा गुप्त रास्ते से उसके कमरे में जाती थी। वो विभास के कमरे में प्रवेश करने ही जा रही थी कि उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो हंस हंसकर विभास से बातें कर रही थी। चंदा वहीं छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। सच में विभू, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तो समझती थी कि चंदा एक बहुत ही समझदार लड़की है, लेकिन तुमने तो उसको भी मूर्ख बना दिया। विभास की आवाज आई। चंदा जैसी भावुक लड़की को मूर्ख बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम देखना, जल्दी ही वो औषधि पीकर मैं अमर हो जाऊंगा और राज्य मिलने के बाद तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। ये सुनकर चंदा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे चक्कर आने लगे थे।
उसे लगा वो वहीं गिर जाएगी। फिर उसने खुद को किसी तरह संभाला और उसी रास्ते से वापस महल में लौट आई। चंदा उस लड़की की आवाज पहचान गई थी। वो उसी के कबीले की एक लड़की लाची की आवाज थी। चंदा को लग रहा था जैसे उसका सब कुछ किसी ने छीन लिया हो। उसने जिस व्यक्ति के लिए अपने मालिक को धोखा दिया, अपने कबीले को धोखा दिया, आज वही किसी और के साथ। चंदा की आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन वो एक लड़ाका कबीले की लड़की थी। उसने जल्दी ही आंसू पोंछ डाले और विभास से बदला लेने की ठानी। अधीश ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या विभास सच में उस दूसरी लड़की से विवाह करेगा? मुझे तो नहीं लगता। शताक्षी बोली, तुम्हें बिल्कुल सही लगता है अधीश। विभास जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते। ना तो वो चंदा से प्रेम करता था, ना उस दूसरी लड़की लाची से। उसका उद्देश्य तो राज्य के साथ साथ भाग्य लक्ष्मी को भी वीरभद्र से छीन लेना था। अधीश बोला, क्या वो सफल हुआ? शताक्षी ने जवाब दिया, हाँ, कुछ हद तक। बुरे इरादे वाले लोग भी सफल हो ही जाते हैं जब वीरभद्र जैसे लोग किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। फिर क्या हुआ शताक्षी? अधीश ने पूछा। शताक्षी बोली, अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। चंदा ने अपना सबसे पहला निशाना उस लड़की को बनाया। विभास को जब उसकी हत्या की खबर मिली तो वो समझ गया कि ये चंदा का काम है और चंदा को उसके बारे में सब पता चल चुका है और हो ना हो अगली बारी उसकी है। चंदा कोई साधारण लड़की तो थी नहीं। इससे पहले कि चंदा उसके पास आती वो खुद ही जाकर उसके पैरों में गिर गया। चंदा, मैं तो बस उसका फायदा उठा रहा था। मुझे उससे मणि कटार चाहिए थी, इसलिए मैं बस तुमसे प्रेम करता हूं और किसी से नहीं। चंदा, मेरी बात का विश्वास करो। विभास को रोते हुए देखकर चंदा को एक बार तो उसकी बात पर यकीन हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और विभास से पूछा, और मणि कटार किस लिए चाहिए थी तुम्हें? वो तो तुम मुझसे भी मांग सकते थे। मैं कुछ भी करके तुम्हें मणि कटार ला कर देती। इस बात का विभास के पास कोई जवाब नहीं था। प्रेम, विश्वास और समर्पण जैसे शब्द तो वो जानता ही ना था। वो तो बस धोखा देना जानता था। चंदा ये समझ चुकी थी और उसका जवाब सुने बिना ही उसे छोड़कर चली गई। अधीश ने पूछा, ये मणिकटार क्या होती है शताक्षी? शताक्षी बोली, कबीले के पास जादू से जुड़े हुए कई औजार थे। उन्हीं में से एक थी मणि कटार। ये एक छोटी सी कटार अमर औषधि का तोड़ थी। कबीले की जिस दूसरी लड़की लाची को विभास ने अपने प्रेम जाल में फंसाया था, वो उसी के परिवार के पास सुरक्षित थी। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अमर हो जाता तो सिर्फ उस मणि कटार से ही मारा जा सकता था और विभास उसे हासिल कर हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहता था, ताकि एक बार औषधि पीने के बाद वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। क्या विभास को वो मणि कटार मिली? अधीश ने पूछा। शताक्षी बोली, विभास को वो औषधि भी मिली और मणि कटार भी। मरने से पहले लाची ने उसे वो मणि कटार लाकर दे दी थी। चंदा को जब तक इस बात का पता चला, विभास अपनी अगली चाल चल चुका था। उसने चंदा के कबीले के सारे लोगों को काला जादू करने के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया और चंदा ने कुछ नहीं किया। अधीश ने हैरान होकर पूछा। शताक्षी बोली, चंदा मजबूर होकर विभास के पास पहुंची। विभास ने उसके परिवार को छोड़ने के बदले उससे वो औषधि मांगी। चंदा ने औषधि तो दे दी, लेकिन विभास ने उसके परिवार को नहीं छोड़ा, उल्टे उसे ही कैद कर लिया। अब चंदा पूरी तरह मजबूर हो गई थी। अधीश ने पूछा, लेकिन विभास को अब औषधि मिल चुकी थी, वो तो उसे पीकर अमर हो सकता था। क्या वीरभद्र को अब तक कोई खबर ही नहीं हुई थी? क्या विभास हमेशा के लिए अमर हो जाएगा या चंदा उसे रोकने में सफल हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।